वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज है आप हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है वो 6.2 है। तो यहाँ पे तनासब रेशो की ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं इस यूनिट में। तो यहाँ पे दिए गए हर तनासब में एम की कीमत आपने मालूम करनी है। यानी आप बाकी एक सवाल आपके लिए किया जा रहा है, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। यानी एक का अगर मेथड आप अच्छे तरीके से सीखते हैं तो बाकी आपके लिए हल करना जो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी होंगी वो आपने लिख लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 13:3 है, बराबर है m/6 है। तो यहाँ पे जो अंदर वाली वैल्यूज होती हैं इनको वस्तैन कहा जाता है, जो बाहर वाली होती है उनको तरफैन कहा जाता है। वस्तैन यानी अंदर वाली, तरफैन जो वो बाहर वाली वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे फार्मूला जो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है इन सवालों में, तो यहाँ पे तरफैन का हासिल ज़रब पहले से लिखा है। तरफैन का हासिल ज़रब वस्तैन का हासिल ज़रब, यानी एक तरफ आप तरफैन के जो भी ज़रब देने के बाद वैल्यूज आती है उनको लिखा जाता है। और आपने कीमत जो है वो जोन सा भी वेरिएबल होगा उसका आपने मालूम करना है। जैसे यहाँ पे m है, ऑलमोस्ट सब में m ही होगा, तो m की आपने क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है। तो वो आप सिंप्लीफिकेशन के जरिए करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मेथड ये होता है कि आपको जहाँ पे कहीं पे ज़रब देने की ज़रूरत है ज़रब देंगे, कहीं पे जमा मनफी करने की ज़रूरत होती है ये चीज़ की जाती है, तकसीम करने की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम कुछ फार्मूलाज जब अप्लाई करना होते हैं। इस मेथड को जब सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है या मुख्तसर करना कहा जाता है, मुख्तसर कीजिए। तो यहाँ पे वस्तैन का आता है 3 ज़रब m में, ठीक है। दूसरी तरफ चले जाएं तो वहाँ पे 13 ज़रब 6 है, तो इनको ज़रब दे देंगे तो 3m हो जाएगा, 3m, ठीक है। m की क्योंकि हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं तो 3 को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये देखना है कि 3 दूसरी तरफ क्या कर रहा है, ज़रब कर रहा है, जमा कर रहा है, तकसीम हो रहा है, जो भी कर रहा है। तो यहाँ पे ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, तकसीम होगा। 3 2 बार 6 m है, 13 और 2 ज़रब खाएगा तो m बराबर 3 2 बार 6 26 है, वो m की वैल्यू है, यानी आपका जो आंसर है वो 26 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा है 2 5 6। इनका आपने चौथा तनासब जो है वो मालूम करेंगे, फोर्थ जो रेशो है वो आपने मालूम करनी। तो जो नहीं होगी उसको फ़र्ज किया जाता है। ये चौथा तनासब जो है उसका नाम क्या रखा जाता है, x। 1 2 3 तो दे दिया गया, यानी पहला 2 है, 5 है, 6 है और लास्ट जो है वो x है। तो यहाँ से फार्मूला, तो यहाँ पे आपने जो 3 वैल्यूज दी हैं, फोर्थ आपने फ़र्ज किया, उसको x नाम दिया जाता है। तो फार्मूला वही है जो पुराना आपने पहले सीखा हुआ है, यानी वस्तैन का हासिल ज़रब तरफैन का हासिल ज़रब, यानी ऑलमोस्ट ये पहले सवाल जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये होता है कि यहाँ पे पहले उन्होंने m जो है वो पहले से दे दिया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं मेंशन किया। जब कोई चीज़ मेंशन नहीं की जाती फिर वहाँ पे आप जो फोर्थ है या m भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुद अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे x किया गया, y भी कर सकते हैं, यानी जो भी है, लेकिन x ज़्यादातर जो है वो कंसीडर किया जाता है जब फ़र्ज की जाती हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पे वस्तैन तरफैन का हासिल ज़रब आपको पता है, जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं वो दोनों ज़रब खाती हैं और x 2 के साथ ज़रब खाएगा। और क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x के साथ जो भी वैल्यूज़ होंगी सिंप्लीफिकेशन में वो दूसरी तरफ चली जाती है। 2 इस तरफ ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या करेगा, तकसीम हो जाएगा। तो 2 1 बार, 2 2 3 बार, तो बाकी आपके पास बच रहा है 5 3, जो कि ज़रब है इनके दरमियान अलामत, इसका मतलब 5 3 से ज़रब खाएगा 5 3 बार। 15x का आंसर जो है वो 15 आ जाता है, जो कि आपका फोर्थ जो रेशो है, चौथा जो तनासब है, मतनासब है, वो होगा 15। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाए वहाँ पे लिखा गया है, वहाँ पे वस्ती तनासब कहा गया, फ़र्ज वहाँ पे भी x ही करेंगे आप, लेकिन वहाँ पे 2 सिर्फ आपको दिए होंगे, यहाँ पे 3 दिए गए, वहाँ पे 2 दी गई हैं वैल्यूज, वो 4 और 16 है। तो अब इस कंडीशन में आपने क्या करना है, x यानी जो फ़र्ज की गई वैल्यूज़ हैं उनको रिपीट कर देना है।
तो आपके पास जो है वो फार्मूले के मुताबिक 4 वैल्यूज़ जो वो आ जाती हैं, जो कि फ़र्ज़ करने से आती हैं, लेकिन सवाल में आपको सिर्फ 2 दी जाती हैं। और साथ में वस्ती कहा जाता है, यानी सेंटर के जो वैल्यूज़ हैं वो आपने मालूम करनी है, जो कि आप फ़र्ज़ करके मालूम जो वो की जाती हैं। जिस तरह कि इस तरह सवाल में इस वाले सवाल में 1 था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेंटर या वस्ती कही गई है तो यहाँ पे सेंटर वाली जो वस्तान साइड है अंदर की तरफ जो वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे फ़र्ज जो की होगी उसको रिपीट कर दिया जाएगा। तो आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं वो फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि हमें जो फार्मूला अप्लाई करना वहाँ पे 4 वैल्यूज़ होना चाहिए, तो ये आपके पास 4 हो जाती हैं, जो कि आपके फार्मूले को अप्लाई करने में आपके ये वैल्यूज़ हैं जो कि फ़र्ज की जाती हैं मदद करती हैं। तो ये मैंने आपको जो नेक्स्ट थर्ड सवाल है उसकी थोड़ा सा रिव्यू बताया है कि आपने कैसे उनको वैल्यूज़ को करना है। बाकी तो यही मेथड है, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी और यहाँ पे स्केयर होगा। स्केयर को आप जज़र या स्केयर रूट लेके जब वो सवाल को हल कर पाते हैं, आपका सवाल जो वो पूरा हल हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आगे। तो ये आपके आभार्थी सवाल होते हैं, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया कि एक मुलाजिम को 6 दिन की उजरत जो है वो 2130 रुपये दी गई और उसकी माहाना जो है वो 9230 रुपये हो। तो आपने मालूम करना है कि उसने एक माह में कितने दिन काम किया। ठीक है, पहले से उन्होंने जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपने लिखनी है, जो मेंशन की गई हैं या गिवन कहा जाता है इनको। तो यहाँ पे इकाई लिखने का तरीका, ये एक दिन की उजरत कैसे मालूम की जाती है। तो यहाँ पे उजरत जो कि 2130 रुपये, और ये कितने दिन की वो लोग दे रहे हैं इनको, यानी किसी भी आप फर्ज कर सकते हैं वो मुलाजिम है कहीं पे, किसी भी फैक्ट्री में हो सकते हैं, किसी कंपनी में हो सकते हैं। तो वहाँ पे उनको 6 दिन के, क्योंकि जब पेमेंट दी जाती है आपको महीनों में दी जाती है या सम टाइम डेली वेजेस पर भी कुछ लोग होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर उनको पैसे जो वो दिए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनके 6 दिन की जो उन्होंने सैलरी दी है वो 2130 रुपये है। तो जो सवाल आपको करने के लिए कहा गया वो ये है कि आपने जो माहाना उजरत उनको 9230 रुपये है, यानी जो टोटल एक माह की बनती है, लेकिन 6 दिन की वो 2000 दे रहे हैं, 130 रुपये दे रहे हैं। तो उसने एक माह में कितने दिन काम किया, यानी दिनों की तादाद जब आपने मालूम करनी है कि कितने दिनों के वो पैसे जब वो 9230 दे रहे हैं, ये कितने दिन काम किया। तो यहाँ पे मालूम करना जब वो दिन है। ठीक है, तो जो चीज़ मालूम ना उसको आपने फ़र्ज़ करना होता है, जैसे कि पहले सवालों में किया गया। तो वहाँ पे एक्स हम फ़र्ज़ करें, ठीक है, फ़र्ज़ किया दिनों की तादाद जो है वो एक्स है आपकी। तो यहाँ पे 6 दिन की जो चीज़ें उन्होंने गिवन है दी हुई, उनको लिखना मेंशन करना होता है आभार्थी सवालात में। तो 6 दिन का बताया गया, इतने पैसे दे रहे हैं। फिर 1 रुपया उजरत जो है वो 1 रुपया अदा की गई। तो वो आप कैसे मालूम करें, जो दिन है उनको सैलरी पर डिवाइड करना है, और नेक्स्ट जो उजरत दे रहे हैं वो 9000 है। ठीक है, तो दिन क्योंकि हम मालूम कर रहे हैं, दिन के लिए फार्मूले के तौर पर ये चीज़ लिखी जा रही है कि जो सैलरी है उसको बाद में जो टोटल है उसको ज़रब दे रहे हैं। तो ये फार्मूले के मुताबिक, या कह सकते हैं आपके जो मालूम कर दिन जो है वो आप इस तरह मालूम कर सकते हैं, जो सैलरी होगी उसको डिवाइड किया जाता है, जो कि कुछ दिनों की है उससे डिवाइड करना है, जो टोटल यानी मिल रही है वो आपने ज़रब की शक्ल में लिखनी है, यानी फार्मूला आपने बनाना है इस तरह। तो यहाँ पे इसको जब ज़रब दी 9230 को 6 से जब ज़रब दी तो आप ये कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 55,380 आता है जवाब इसका। 6 से ज़रब देने के बाद इसको डिवाइड करना है 30 पे। तो ये सारी बातें आप खुद भी तकसीम के अमल से कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पे सारी बातें आपको विद इन सेकेंड जो है वो आपको आंसर मिल जाता है। तो ये इनको 55,380 को 2130 पर डिवाइड करने से आंसर आपके पास आता है 26, यानी एक तरह से आंसर आपको यहीं पे मिल गया। लेकिन क्योंकि हम रेशो के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो रेशो में क्या मेथड है इसको हल करने का, जो मालूम नहीं है उसको एक्स फर्ज किया हमने। ठीक है, जो वैल्यूज दी उनको लिखना है। उजरत पहले जो दे रहे हैं वो ये है, और जो दूसरी दे रहे हैं वो ये है। तो पहली तो हमें मालूम है, सेकंड क्योंकि हमने मालूम करने, तो यहाँ पे एक्स लिखा गया। तो अब अगर आप ये एरो देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको
एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो यहाँ पे ये एरो को मेंशन करना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ पे आपके जो रेशो होती है वो जाहिर करता है ये डायरेक्ट रेशो बन रही है या इनडायरेक्ट रेशो है। इसको तनासब, रास्त तनासब जो है वो कहा जाता है, डायरेक्ट रेशो। तो यहाँ पे ये क्या है कि एक चीज़ का जब इजाफा हो, जैसे कि फ़र्ज़ करें सैलरीज में अगर इजाफा होता है तो चीज़ों की जो प्राइस होती है उसमें भी ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। यानी ये एक इकोनॉमिकल एक टर्म है। यानी अक्सर आपने सुना होगा, ये घरों में अक्सर बात की जाती है कि सैलरी में इजाफा होना, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो आपकी सैलरीज जब बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट जो है वो आपकी जो ख़रीदी जाने वाली जो आप चीज़ें रोज़ाना की ज़रूरियात की जो अशिया होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको भी आप उनकी जो प्राइस वगैरह आप गौर करें उनकी प्राइस में भी इजाफा हो जाता है। इन जितने पैसे वो एक तरह से रिटर्न होता है जो कि इकोनॉमिकली एक टर्म होती है, असूल होते हैं जो कि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो है ये चीज़ें जो की जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनमें रेशो क्या है, दोनों का डायरेक्ट रेशो है, या इंक्रीज या डिक्रीज कह सकते हैं। यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी में भी इजाफा हो जाना। ठीक है, तो अगर आपने टर्म सुनी हो डिमांड या सप्लाई, ठीक है, यानी जिस चीज़ की डिमांड होगी उसकी सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाती है। उन दोनों में भी क्या रेशो होती है, बढ़ती हैं। यानी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। ये इकोनॉमी की या मशीयत की जो टर्म्स होती हैं या असूल होते हैं या कवानीन है जो कि आपके जो हुकूमती इदारे होते हैं, इन चीज़ों को जब वो ये इकोनॉमी की एक टर्म है जो कि हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये आपके रियाजी की यहाँ पे भी चीज़ उसी पॉइंट को यहाँ पे आपके लिए बताया गया कि बहुत सारे बच्चे शायद इन पॉइंट को समझते नहीं हैं, लेकिन ये आपके रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें हो रही होती हैं। रेशो का इस्तेमाल जब रोज़ाना हो रहा होता है किसी न किसी टर्म में, सैलरीज की सूरत में, या जो भी काम हो, ये चीज़ें हो, सेल वगैरह हो, किसी चीज़ की फ़रोख्त हो, ख़रीद हो, उनमें जो रेशो होती है वो बढ़ रही होती है। यानी एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी कम हो जाती है। ठीक है, ये एक दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, साथ ही एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो रेशो है, यानी एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी भी, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ेगी। यानी सैलरी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब दिन भी उसने ज़्यादा काम किए होंगे, पैसे तो ज़्यादा उसी वक्त मिले होंगे ना जब उस इंसान ने, मुलाजिम ने जो वो काम किया होगा। काम की सूरत में ज़ाहिर बात है पैसे दिए जाते हैं। जो छुट्टी करते हैं या काम नहीं करते हैं वो आपको भी पता है, ज़ाहिर बात है उनकी सैलरी को जो है वो कट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे तो इजाफा है, यानी आप पैसे यहाँ पे मिल रहे हैं, इसका मतलब उस इंसान ने ज़्यादा दिन काम किया। तो इसका मतलब यहाँ पे एरो किस तरफ आएगा, एरो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी बढ़ेगा। यानी एक चीज़ अगर पैसे बढ़े हैं तो इसका मतलब उसने दिन ज़्यादा जो है वो काम किए। तो ये ज़्यादा डिटेल से बताने का मकसद यही था कि आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। अदरवाइज तो सिर्फ ज़रबें तकसीम करना था, वो मैं करके ज़ाहिर बात है थोड़े वक्त में वो सवाल हल हो जाता है। ये सिर्फ आपको पॉइंट बताने के लिए, ताकि आपके लिए ज़ाहिर बात है लर्निंग होगी आपके लिए। आई होप आपको ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं लगा। वो पॉइंट ज़ाहिर बात है जो कि आई थिंक बहुत कम शायद बताए जाते हैं, या अगर बताए भी जाते हैं तो बच्चे सुनते नहीं, सिर्फ सुन के उनको याद भी नहीं रखते हैं। यानी ये दो तरह के हमारे कंडीशन होती है सोसाइटी में या क्लासेस में कि समटाइम टीचर बता रहे होते हैं, बच्चे सुन रहे होते हैं, ठीक है, इनको बोर लग रहा होता है। तो एक तरह से एक पॉइंट आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ें जो, तो ये सारी बातें पॉइंट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये चीज़ें की जाती है। समटाइम टीचर बताते नहीं, तो ये सारी बातें आप भी बता सकते हैं क्या यह चीज़ है या नहीं। आप इस ह्यूमन बिहेवियर के बारे से अग्री या डिसअग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे इनका जो रेशो है वो बढ़ रहा है, यानी एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे लिखने का ये एरोज होते हैं वो आपकी फार्मूले को या सवाल को हल करने में भी मदद करता है। यानी जब एरो ऊपर की तरफ को होगा इसका मतलब ये वैल्यू जब वो ऊपर आएगी और दूसरी जब वो नीचे आएगी। यानी इसको लिखने का तरीका ये होगा x/6।
यानी अगर एरो डाउन होता यानी नीचे की तरफ को होता तो फिर हम क्या लिखते 6/x। ये आपने लाजमी ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही तरीका है कि ये जो एरो होता है वो भी आपके इस रकम को लिखने का तरीका भी जाहिर करता है, ये बताता है कि इसका एरो का मतलब ऊपर है, इसका मतलब ये वैल्यू ऊपर आएगी, दूसरी वाली नीचे आएगी। इसी तरह ये है, ये ऊपर आएगी और दूसरी वाली नीचे आएगी। तो 9230/21 तो एक्स की क्योंकि हम कीमत निकाल लें तो इसका मतलब ये इस तरफ डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा ज़रब खाएगा। 21 30 ज़रब 6 है। तो ये सेम अमल यही हो गया कि इन दोनों को जब आपने ज़रब करनी है तो ये आंसर आ जाएगा, ये जो कि ऑलरेडी पहले से हल किया गया है, ये आ जाएगा और बटे में 130 आ जाएगा। डिवाइड करके आंसर क्या आएगा 26, जो कि ऑलरेडी आप पहले ये हाफ में जो वो मालूम किया जा चुका है। लेकिन ये हम रेशो के तरीके से मालूम कर रहे हैं तो जारी बात इसको मालूम करने का तरीका ये होता है। लेकिन आंसर दोनों सूरत में क्या होगा सेम होगा, यानी 26 दिन उसने काम किया और 26 दिन के उसको 9230 रुपये जमा मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आज की वीडियो के जरिए आपके लिए एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो अपने क्लास फेलोज के साथ, अगर आप यहाँ टीचर हैं, कोई पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।